स्वागत है आपका एक बार फ्री मैरिड जोन में आईसीटी के पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल कॉमन थ्रेट। अब बहुत टाइम से एक स्कैम का फंडा चल रहा है कि स्कैम हो रहे हैं लोगों के पास कोई मैसेज आता है, कोई स्कीम का वो आता है, उस पे लिंक पे क्लिक करते हैं और उनके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। वो कैसे होता है? साइबर थ्रेट होता है जिसकी साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल हमें देखना पड़ेगा। कॉमन थ्रेट क्या? मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस। कोई डिवाइस, ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें मालवेयर डाल दिया उस प्रोग्राम को खराब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया किसी काम को करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए उसमें मैलवेयर डाल, उसे करप्ट कर दिया सॉफ्टवेयर को। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि ये करप्ट हो चुका है वो मालवेयर की वजह से। उसके बाद होता फिशिंग। फिशिंग बोलते हैं इसे, ये बहुत ही कॉमन है। fraudulent attempt to obtain sensitive information by discussing as a truthworthy entity। जो अभी मैं HTTP और HTTPS के बारे में आपको बता रहा था कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ काम करना है, अपनी इंफॉर्मेशन किसी साइट पे डालनी है या उस साइट पे आपको कुछ काम है, तो आप क्या करोगे? साइट पे जाओगे, उस पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, उससे कहते हैं फिशिंग। तो आपकी इन्फॉर्मेशन को फिशिंग की तरह, जैसे मछली को कांटे में फंसाते हैं, वैसे आपको एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी, यानी आपको लगेगा कि आप गवर्नमेंट की कई साइट फेक साइट बना लेते हैं गवर्नमेंट के नाम से, कि आप गवर्नमेंट की साइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, लेकिन वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के नाम से साइट बना लेते हैं। ट्रस्टवर्दी एंटिटी बन जाता है कि हाँ भाई, गवर्नमेंट पे तो हम भरोसा कर सकते हैं, तो वहां पे हम अपना डाटा डाल देते हैं और वो क्या कर लेते हैं? हमारा डाटा चुरा लेते हैं हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर, मालवेयर दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट डाटा डिमांडिंग पेमेंट फॉर एक्सेस रिस्टोरेशन। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है, किसी काम उसको खराब कर दिया, अब उसे ठीक करने के लिए वो क्या एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, उसे कहते हैं रैंसमवेयर। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेजर में, इस चीज से, इस स्कैम से और इस साइबर थ्रेट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इस चीज को देखेंगे। प्रिवेंटिव मेजर, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए, चाहे मोबाइल में भी ये बात करूंगा। तो उससे क्या होगा? सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होगा, तो जो मालवेयर होगा, फिटिंग हो गए, ये सब अपने आप ही हट जाएंगे, डिटेक्ट कर लेगा वो कि आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में ये चीजें यूज हुई है। उसके बाद यूज ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में हम एंटीवायरस डालते हैं, वो इसके लिए डालते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई तोड़ ना सके। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना पासवर्ड डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपने नाम के आगे @1234 डाल देते हैं। तो उस पासवर्ड को तोड़ना, क्रैक करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए अपना पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। अवेयरनेस फैलाना, आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि आपको क्या करेंगे? फोन करेंगे, ठीक है, आपको फोन करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में ना गलती से हमने इतने पैसे डाल दिए, आप डाल दीजिए, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। बहुत से तो ये फ्रॉड होता है, तो इसके लिए हमें वो करनी है। बहुत से अभी स्कैम चला हुआ है कि आपको सोशल नेटवर्क की साइट पे आपको मैसेज करेंगे कि है ना, आपके लिए एक है ना ऑनलाइन जॉब है, आपको कुछ नहीं करना, पोस्ट को लाइक करना, जैसे हम जो रेगुलर करते हैं, रील चलाते हैं फेसबुक, उस पोस्ट को आपको लाइक करना है। उस पोस्ट के आपको एक लाइक करने के आपको 200 रुपये मिलेंगे, तो वो आपको पैसे देते भी है। फिर जैसे आप उनके जाल में फंस जाते हो, वो आपके क्या कहेंगे कि है ना, अब आना, ये जो टास्क है ये प्रीपेड है, आपको पहले पैसे डालने पड़ेंगे, उसका डबल मिल जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप सोचते हो कि ठीक है, अब पैसे मिल रहे हैं तो मैं दोबारा इसमें पैसे डाल देता हूँ। जब आप पैसे डालते हो, इस बार ज्यादा पैसे डालते हो, तो वो पैसे लेके गायब। ठीक है। तो अवेयरनेस फैला कि फ्री में कुछ नहीं होता, इतनी आसानी से एक लाइक करने के तो हम पूरे दिन पता नहीं रील पे कितनी लाइक दे देते हैं, उसके हमें 100-200 रुपये मिले हैं। तो अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, इससे बच सकते हैं फ्रॉड से। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन। अब आईसीटी जो है उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, या एजुकेशन फील्ड में वो कैसे काम आता है? तो डिजिटल इनिशिएटिव इन एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव कैसे आया, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कही थी, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये भी क्लास आप ऑनलाइन ले रहे हो, तो सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो एजुकेशन में पहले आता है स्वयं,
स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आता रहता है। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव था ऑनलाइन एजुकेशन का, इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, नेमली एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी, इक्विटी और एक्सेस, कि सबके पास एक्सेस हो, क्वालिटी एक्सेस हो और इक्विटी हो, कि सबके पास एक जैसा डाटा जाए, नॉलेज जाए, सबके पास क्वालिटी नॉलेज जाए। तो ये गवर्नमेंट का स्वयं इनिशिएटिव था, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे डाल दी है। तो दूसरा आता है एनपीटीएल। एनपीटीएल क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल इनहेंस लर्निंग, अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट लर्निंग का, कि जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको एक अच्छी इनहेंस लर्निंग देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मॉक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज एम एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस बाय द वेब। ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट चलते हैं, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ आईसीटी। एथिकल एंड लीगल, एथिकल मतलब अच्छा, जो एथिकल हो, और लीगल एस्पेक्ट ऑफ आईसीटी। एथिकल इशू, पहले हम देखेंगे इसमें इशू क्या है, एथिकल इशू क्या है। तो पहला एथिकल इशू है प्राइवेसी, इंश्योरिंग पर्सनल डाटा इज प्रोटेक्टेड। ये सबसे बड़ा एक इशू है आज के टाइम पे, कि जो हमारा डाटा हम इंटरनेट पे वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या वो प्रोटेक्टेड है, क्या वो सेफ है, क्या वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा। तो बहुत से जगह पे ये चीजें आती है बार बार कि हमारा डाटा लीक हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि जो हमारा डाटा है उसे लीक कर देता है। लीक किसे करता है, अभी तो उन बायर्स को लीक करता है जिनको कस्टमर रिलेटेड, जिनके पास क्वेरीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे जाते हो और आप सोचते हो कि यार मेरे को ना शूज लेने हैं, कौन से शूज लूं, तो आप गूगल पे जाके शूज टाइप करते हो। ठीक है, और देखते हो कि कहाँ कहाँ, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वहां जाके आप शूज देखते हो कि यार कौन कौन से शूज सही है, और उसके बाद अपना फोन आप बंद कर देते हो। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ना शूज से रिलेटेड एड्स आना चालू हो जाता। तो क्या किया, हमारा डाटा फेसबुक ने कहा बेच दिया और गूगल ने कहा बेच दिया उन एड्स वालों को, कि इसको ये जरूरत है, इसको ऐड दिखाओ। ठीक है, तो दिस इज द मेन इशू, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट एंड पेटेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किसी ने कुछ बनाया, पहले होता था कि कॉपीराइट, किसी ने कोई चीज बनाई, जैसे कोई मूवी बनाई या सीरियल बनाया, उसका कॉपीराइट उसके पास है। अ, उसके बाद क्या होता है कि उसका यूज आप गलत तरीके से भी कर सकते हो, तो उसके लिए कॉपीराइट क्लेम है। ठीक है, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट एंड पेटेंट, पेटेंट करवाते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल डिवाइड, addressing the gap between those who have or do not have access to modern information and communication technology। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, between those who have और those do not, जिनके पास मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और जिनके पास मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, जैसे आप रूरल और अर्बन एरिया। ठीक है, अब उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए क्या है, इन सब चीजों को रोकने के लिए आईटी एक्ट 2000 का एक्ट है, प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरी आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क। किसी का कोई काम है, जैसे कोई मूवी आप ले लीजिए, उसे पूरी की पूरी कॉपी कर लिया, उसे कॉपी करने के लिए आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके पास कॉपीराइट है, जो जिसने वो लीगली वो किया है, क्या उसको बनाया है, जिसके दिमाग की वो उपज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्वल की मूवीज आप देखते होंगे, मार्वल सुपरमैन और डीसी का है,
बैटमैन डीसी का है, मार्वल का स्पाइडरमैन है। तो ये दोनों भी है ना बहुत बड़ी कंपनी होते हुए भी ना एक दूसरे के कैरेक्टर यूज नहीं करेगी, क्योंकि कॉपीराइट उनके पास, समझो कॉपीराइट उनके पास है। स्पाइडरमैन की मूवीज इंडिया में क्यों नहीं बनती, क्योंकि कॉपीराइट है, उनको सिर्फ पैसे देने पड़ जाएंगे, इनको केस हो जाएगा, आप नहीं बना सकते जिनके पास कॉपीराइट है, उसकी परमिशन के बिना आप उनका कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे कैरेक्टर है, सुपर हीरो होता है, उन्हें आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये इशू है जिसे 1957 एक्ट के थ्रू से सॉल्व कर दिया। पेटेंट है, जैसे पेटेंट होता है कि किसी ने किसी चीज का इन्वेंशन किया, तो उसकी मर्जी के बिना वो चीज नहीं बनती जिसके पास पेटेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे एक दोबारा नई क्लास में। तब के लिए